हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हमने बल्ब में अनियन क्रॉप को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गार्लिक। गार्लिक भी एक बल्ब क्रॉप है और ये स्पाइसेस में आती है, राइट। तो जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो बॉटनिकल नेम एलियम सटाइवम। अनियन का बॉटनिकल नेम क्या था? एलियम सेपा। और इसका सटाइवम है। ओके, फैमिली एलिएसी फैमिली है, ओरिजिन सेंट्रल एशिया। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो गार्लिक का क्रोमोसोम नंबर भी 16 है, राइट। अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे अधिक एरिया कहाँ पर है, तो चाइना, देन आफ्टर इंडिया। और अगर प्रोडक्शन की भी बात करते हैं तो गार्लिक का प्रोडक्शन सबसे अधिक चाइना करता है और उसके बाद फिर इंडिया करता है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो गार्लिक की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है इजिप्ट में। ओके, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आईसीआर नेट में कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ गार्लिक इन विच कंट्री इन द वर्ल्ड। द राइट आंसर इज इजिप्ट। ओके, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा इसका ओरिजिन भी पूछा गया है आईसीआर नेट में कि ओरिजिन क्या है गार्लिक का, तो सेंट्रल एशिया। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट 2018-19 का डेटा है, उसमें राजस्थान नंबर 1 पर है कि राजस्थान में सबसे अधिक गार्लिक होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और देन आफ्टर गुजरात। ठीक है, इससे पहले गुजरात था 2008-9 के समय, लेकिन अभी राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। गार्लिक एक सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉइड क्रॉप है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गार्लिक इज अ सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉइड। ऑप्शन में ये भी था गार्लिक इज अ सेक्सुअली फर्टाइल डिप्लॉइड, सेक्सुअली स्टेराइल ट्रिप्लॉइड, सेक्सुअली फर्टाइल ट्रिप्लॉइड। तो राइट आंसर होगा सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉइड क्रॉप होगी। ओके, गार्लिक में पंजेंसी किसके कारण पाई जाती है, तो डाइएलिड डाइसल्फाइड के कारण, राइट। हमने अनियन क्रॉप में, शायद वो छूट गया होगा पॉइंट, अनियन क्रॉप में पंजेंसी पाई जाती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ओके, और गार्लिक में पंजेंसी पाई जाती है डाई एलिल डाइसल्फाइड के कारण पाई जाती है। ओके, गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो वो किसके कारण होती है, एलाइसिन के कारण। ओके, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी एलाइसिन के कारण। जब भी हमारे कहीं शरीर पे चोट वगैरह लग जाती है तो हम गार्लिक का पेस्ट लगा देते हैं, राइट। तो वो एक एंटीबैक्टीरियल के काम करती है। एक एलिन एमिनो एसिड रहता है जो वाटर सोल्यूबल रहता है गार्लिक में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि पंजेंसी किसके कारण होती है, तो डाइएलिल डाइसल्फाइड के कारण, राइट। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी आ चुकी है एलाइसिन के कारण। तो देखो, इसी स्लाइड से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आईसीआर नेट में आ चुके हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ें। सेकेंड हम बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट। तो देखिए, इसके लिए भी लोमी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है, और अगर पीएच की बात करें तो 6 से 7 इसका पीएच होना चाहिए सॉइल का, राइट। सेंसिटिव टू हाई एसिडिक एंड एल्कलिनिटी। अगर ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो गई या फिर एल्कलिनिटी पे चली गई तो क्रॉप डैमेज हो जाती है, राइट। गार्लिक ऑलवेज विंटर सीजन में ही लगाई जाती है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ईयर नहीं, समतः सब्स्टिट्यूट सीज़न नहीं है, ये हमेशा विंटर सीजन में ही लगाई जाती है। विंटर सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग कूल एंड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, लगभग 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, और इसकी बल्बिंग के लिए ड्राई वेदर कंडीशन चाहिए जिसमें लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो एज इट इज टेम्परेचर ये शो किससे रिलेटेड है, अनियन क्रॉप से भी रिलेटेड है, राइट। तो ध्यान में रखना कि उसकी भी बल्बिंग के टाइम पे 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और ग्रोथ के लिए 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट बल्ब मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने उसमें भी पढ़ा था कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बल्ब मेच्योरिटी के लिए चाहिए। फ्रोस्ट हार्डी प्लांट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में कि गार्लिक फ्रोस्ट हार्डी प्लांट है। ओके, ये बात ध्यान में रखना कि फ्रोस्ट हार्डी टेम्परेचर है, और एज इट इज़ रूल फॉलो होगा अनियन जैसा ही कि लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट डे किसके लिए फेवर करेगा, बल्ब फॉर्मेशन के लिए, जबकि प्री रिक्विसाइट फॉर हायर यील्ड। ओके, तो अगर बल्ब फॉर्मेशन की बात करें तो लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट डे, और बल्ब मेच्योरिटी की बात करें तो हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड। ओके, ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है बल्ब क्रॉप में, लो टेम्परेचर शॉर्ट डे, LTSD, राइट, एंड HTLD, ये वाली फॉलो करते हैं। अगर सोविंग की बात करें
तो ऑलवेज सितंबर टू नवंबर में इसकी सोइंग हो जानी चाहिए, राइट। हमने उसमें केल क्रॉप पढ़ी थी, कोल क्रॉप्स में, वो भी एक हार्डिएस्ट क्रॉप थी और उसकी सोइंग भी हम कब कर रहे थे, अक्टूबर के महीने में। एज इट इज़ इसमें भी है कि ये भी एक हार्डी क्रॉप है और इसकी सोइंग हम कब करें, सितंबर टू नवंबर में। अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो गार्लिक का प्रोपोगेशन होता है क्लोव से, जो हमने छोटी छोटी जो कलियाँ रहती है ना उनको क्लोव बोलते हैं। तो गार्लिक का प्रोपोगेशन क्लोव होता है, तो क्लोव एक वेजिटेटिव पार्ट है, ओके। और ये क्लोव क्या कहलाता है, तो जो बल्ब का सेपरेट एक इंडिविजुअल या सिंगल सेगमेंट जो रहता है उसको हम क्लोव बोलते हैं और उसी की हम सोविंग करते हैं, राइट। सीड रेट कितनी होनी चाहिए, 5 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर होनी चाहिए क्लोव। यही सीड रेट मतलब क्लोव है ना, तो 5 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ICAR नेट में, 5 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ क्लोव, ओके। तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर क्लोव की जब प्रोपोगेशन मतलब प्लांटिंग की जाती है तब उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 8 से 10 mm तक की साइज़ होनी चाहिए उसकी। हाँ, अगर लार्ज क्लोव है तब इसकी सीड रेट बढ़ के कितनी चली जाएगी, 15 से 20 कुंटल। तो लार्ज क्लोव में एक वैरायटी है GHC1, ये एक वैरायटी है, इसके क्लोव या बल्ब बहुत बड़ा रहता है, तो क्लोव की साइज़ भी बड़ी होती है और उसी के कारण इसकी सीड रेट कितनी चली जाती है, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। लेकिन हमको ओवरऑल यही याद रखनी है, 5 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर स्पेसिंग की बात करें तो 15 से 20 बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसको लगा देते हैं। हाँ, कितनी डेप्थ पे लगाते ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ पे लगाया जाता है। अगर क्लोव बड़ा हुआ तो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे लगाते हैं। ओवरऑल आप याद रखना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर के आसपास डेप्थ पे लगाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोपोगेशन कैसे होता है और सीड रेट कितनी है। ये दोनों क्वेश्चन ICAR नेट में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज। तो देखिए इरिगेशन की बात करते हैं तो हम क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो क्रिटिकल स्टेज इसमें है बल्ब फॉर्मेशन एंड बल्ब इनलार्जमेंट। तो एज इट इज़ ये किसकी क्रिटिकल स्टेज होगी, अनियन की भी यही सेम है कि बल्ब फॉर्मेशन एंड बल्ब इनलार्जमेंट ये इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज है। अगर बात करते हैं कि बल्ब की साइज़ बढ़ाना हो तो बोरेक्स का यूज़ करना चाहिए 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और या फिर एप्लीकेशन दे दो 0.5 to 1 ppm बोरेक्स का छिड़काव कर दो, तो उससे बल्ब की साइज़ बढ़ती है और बल्ब की साइज़ बढ़ेगी तो यील्ड भी बढ़ जाएगी, राइट। तो बोरेक्स का यूज़ करता है। हाँ, अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग, अनियन की हार्वेस्टिंग कब करते हैं जब 50% नेक फॉल हो जाती है, वो उसका बेस्ट हार्वेस्टिंग इंडाइसेस है। इसी प्रकार अगर हार्वेस्टिंग गार्लिक की बात करें तो यहाँ होगा द टॉप टर्न येलो, मतलब जब ऊपर की जब पत्तियाँ सूखने लगती है या पीली पड़ने लगती है, ब्राउन होने लगती है, तो ये एक साइन होता है हार्वेस्टिंग का, ठीक है। अब अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी देखा जाए कि हम किस टाइप के बल्ब की एक्सपोर्ट करते हैं, तो डिमांड क्या होती है कि 40 से 60 mm डायमीटर वाला बल्ब सबसे बेस्ट माना जाता है एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला, राइट, जिसमें लगभग 10 से 15 क्लोज होती है, ठीक है। एक बल्ब की साइज़ कितनी, 40 से 60 mm, जिसमें 10 से 15 क्लोव होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद करना है कि हार्वेस्टिंग की एक्सपोर्ट क्वालिटी ज़रूर याद रखना है। ऐसी ही एक्सपोर्ट क्वालिटी हमने उसमें पढ़ी थी ओकरा में, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, ओके। अगर टाइम की बात करें तो मार्च अप्रैल, नो डाउट अगर सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हो तो मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। यील्ड की बात करते हो तो यील्ड कितनी हो जाएगी, लगभग 100 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर, ओके। और अनियन की जब हमने बात करी थी तो वहाँ हो जाती थी खरीफ एंड रबी सीज़न, तो रबी सीज़न में लगभग वो चली जा रही थी 250 से 300 क्विंटल और खरीफ में जा रही थी 200 से 250 क्विंटल, है ना। और यहाँ 100 से 200 क्विंटल इसकी यील्ड होगी गार्लिक की। अगर स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो 0 to 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर विथ 60 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। एज इट इज़ अनियन में भी अगर स्टोरेज टेम्परेचर बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60 से 70%, ओके। इन दोनों क्रॉप में एक चीज़ का ध्यान में रखना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो आप कोल क्रॉप्स को भी स्टोरेज करते हैं लेकिन उनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग रहता है। एज इट इज़ बल्ब क्रॉप जो अनियन है, गार्लिक है, इनको भी 0 डिग्री टेम्परेचर पर आप स्टोर करते हो, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये डिफर करती है ना। तो गार्लिक एंड अनियन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, लगभग 60 से 70।
अगर स्टोरेज लाइफ को बढ़ाना हो तो उस पर मेलिक हाइड्रोजाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। कितना करना चाहिए? तो 2000 से 3000 ppm। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट, कि किस केमिकल का यूज़ करके स्टोरेज लाइफ बढ़ाई जा सकती है ना। तो मेलिक हाइड्रोजाइड का लगभग 2000 to 3000 ppm का स्प्रे करना चाहिए 2 से 3 सप्ताह बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के 2 से 3 सप्ताह पहले, राइट। और लगभग 10 से 12 दिन के पहले उसकी वो भी बंद कर देना चाहिए इरिगेशन, ठीक है। अबाउट लगभग 25 to 50% क्रॉप लॉसेस ड्यू टू विदाउट स्टोर्ड मेंटेन। तो देखिए ये हमारे इंडिया की बड़ी समस्या है कि हमारे पास प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, मैक्सिमम क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा है इंडिया में, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है उसके कारण हम लगभग 25 से 50% क्रॉप लॉसेस हो जाता है, ओके। ये सारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में जाता है। और अगर ओवरऑल की बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल की, तो एटलीस्ट 20 to 25% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। तो ये अपने आप में एक इतना अमाउंट है, इतनी क्वांटिटी है कि लगभग आप एक कंट्री की एक दिन की किसी भूख मिटा सकते हो, राइट। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद एक इम्पोर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस होती है क्यूरिंग की क्रिया। तो देखिए क्यूरिंग हमने अनियन में भी पढ़ी थी और इसमें पढ़ेंगे। तो क्यूरिंग में सबसे पहले एक छोटी सी क्रिया हो जाती है प्री कूलिंग, जिसमें प्री कूलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, राइट। ये प्री कूलिंग कहलाती है। और क्यूरिंग की क्रिया में क्या होता है कि जब हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप को फील्ड में ही एक सप्ताह के लिए छोड़ दिया जाता है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको 7 से 8 दिन के लिए शेड में शेड ड्राइंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लीव्स वगैरह रहती है तो वो तो सूख जाती है, पर जब बल्ब की जब स्टोरेज करते हैं तो उस समय लगभग उसमें 2.5 सेंटीमीटर का स्टॉक रख देते हैं, राइट। तो ये क्यूरिंग की क्रिया होती है। और क्यूरिंग की क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें आप क्या डेवलप करते हो, रेसिस्टेंस डेवलप करते हो, उसमें मॉइस्चर बना रहता है अंदर, है ना, वो इन्फेक्शन से बचाता है, इंसेक्ट इन्फेक्शन से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से, राइट। तो इसके लिए हम क्यूरिंग की क्रिया करते हैं। अगर प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, मतलब इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज़, तो एज इट इज़ जो आपने अनियन में पढ़े थे वही के वही इंसेक्ट पेस्ट इसमें भी लगेंगे। अगर डिसीज़ की बात करें तो पर्पल ब्लोच, ये किसके कारण होता है? तो फंगल डिसीज़ है, और ये होता है अल्टरनेरिया पोरी के कारण। डाउनी मिल्ड्यू, तो डाउनी मिल्ड्यू इज आल्सो फंगल डिसीज़ एंड इट इज़ कोज्ड बाय पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। अगर इंसेक्ट की बात करें तो माइट्स, एफिड, थ्रिप एज इट इज़ अनियन जैसे ही है, राइट। अब अगर अपन वेराइटी की बात करते हैं तो वेराइटी में इसकी कुछ खास वेराइटी है, जैसे एग्रीफाउंड पार्वती, राइट। ये बहुत ही फेमस वेराइटी है और ये पूछी भी जा चुकी है। इसके अलावा यमुना सफ़ेद एक वेराइटी है, ये भी बहुत बार नेट में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा G282 है ना, 282, ये भी पूछी जा चुकी है कई बार, और इसकी खासियत ये है कि इसमें बिग साइज क्लो पाया जाता है, ठीक है। तो GHC1 एग्रीफाउंड पार्वती, लार्ज सेगमेंटेड, सोलन सिलेक्शन फर्स्ट, गोदावरी, श्वेता, यमुना सफ़ेद, G282, राइट। गोदावरी भी पूछी जा चुकी है। अगर बिग स्लाइस क्लो की बात करें तो G282 एग्रीफाउंड पार्वती। और अगर G282 की बात करें तो ये इसमें अर्ली मेच्योरिटी आती है और ये एक्सपोर्ट वेराइटी है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज़, ओके। तो दोस्तों ये हमारी गार्लिक क्रॉप कंप्लीट होती है, यहाँ से हमारी पूरी बल्ब क्रॉप कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।